अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक के पास्ट पेपर 2018 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। कि लैंग्वेज सिंबल्स का सिस्टम किस तरह से है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स इन द सेंस दैट इट यूजेस सिंबल्स। कि लैंग्वेज सिंबल्स को यूज़ करती है। वो सिंबल्स कौन से होते हैं? विच आर साउंड्स, जेस्चर्स आर रिटन कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड इवेंट्स। सिंबल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर कंबाइंड आर अरेंज्ड टू प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेजेस। ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि लैंग्वेज एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज साउंड एंड सेकंड कंपोनेंट इज रिटन कैरेक्टर्स। जैसे कि मैं लिखूँ कैट, तो कैट में जो CAT कैट आपको लिखा हुआ नज़र आएगा वो होगा रिटन कैरेक्टर, यानी वो सिंबल होगा। और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी इंडिविजुअल कैरेक्टर से, यानी C की साउंड क्या है, A की और T की, ये इनकी इंडिविजुअल साउंड्स क्या है, ये साउंड्स है। और इनके जो रिटन कैरेक्टर्स आपको नज़र आएंगे उनको हम कहेंगे कि ये रिटन कैरेक्टर्स सिंबल्स हैं लैंग्वेज के। अब उन रिटन कैरेक्टर्स को, जैसे अगर मैं कहूँ कि CAT कैट, इनको मैं अरेंज करती हूँ तो वो कैट बन जाएगा। इसका मतलब है ये एक मीनिंगफुल वर्ड प्रोड्यूस हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको TAC कर देती हूँ, टैग, तो टैग तो कोई वर्ड नहीं हुआ। नो डाउट इसकी हमने अरेंजमेंट की है, लेकिन कोई प्रिंसिपल या ग्रामेटिकल पैरामीटर को यूज़ करके इसकी अरेंजमेंट नहीं हुई। तो इस वजह से टैग का जो वर्ड हुआ वो कोई भी मीनिंग हमें नहीं देगा। तो इसीलिए क्या है कि लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स है, यानी सिंबल्स का सिस्टम है। उन सिंबल्स को हम कुछ ग्रामेटिकल पैरामीटर्स के थ्रू अरेंज करेंगे। उनको अरेंज करने से एक मीनिंगफुल वर्ड प्रोड्यूस होगा। वो मीनिंगफुल वर्ड जब हम अरेंज करेंगे तो उनसे हमारा फ्रेज बनेगा, उनसे फ्रेज से फर्दर हमारा सेंटेंस बनेगा। और जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहेंगे, जो एक्शंस, जो इवेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स, जो आइडियाज़ हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे वो हो जाएगा। तो इस तरह से है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। इसके साथ ही एक और मैं आपको स्टिकी नोट्स दिखाती हूँ, इसको भी आप पढ़ लेंगे तो फिर आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स स्टडीज द ओरिजिन ऑफ अ लैंग्वेज एंड द फेजेस थ्रू विच अ लैंग्वेज पासिस। It also studies the development and evolution of language through time. Historical linguistics is typically a diachronic study which is moving and deals with units. इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात समझने की ये है कि हम लैंग्वेज को दो लेवल्स पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट लेवल ये है कि लैंग्वेज को किसी ख़ास पीरियड में जब हम स्टडी करते हैं, किसी ख़ास पीरियड, यानी मैं कह लूँ, जैसे कि मैं ये कह लूँ कि मॉडर्न पीरियड स्पेसिफिकली मैं कहती हूँ कि इस पीरियड में लैंग्वेज कैसे यूज़ की जाती है, कैसे सिंबल्स को ज्वाइन किया जाता है, कैसे उनकी अरेंजमेंट करके वर्ड्स और फिर फ्रेजेस और फिर मीनिंग्स कैसे उनसे कन्वे किए जाते हैं, और इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लैंग्वेज के अंदर क्या चेंज आया, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक हो गया। और जब हम लैंग्वेज को थ्रू हिस्ट्री स्टडी करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हम किसी ख़ास स्पेसिफिक पीरियड की बात करें, नहीं, यानी कि जिस तरह फर्स्ट पीरियड था ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, इसमें लैंग्वेज इतनी ईजाद नहीं हुई थी, इतनी इन्वेंशन नहीं हुई थी, कोई ख़ास लैंग्वेज नहीं थी लिटरेचर में। फिर मिडल इंग्लिश पीरियड आ गया, उसमें उसको एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है, और उसमें चौसर ने काफ़ी इंग्लिश जो है वो डेवलप की। रेनेसां में तो इंग्लिश फिर बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी, इन्वेंट हो गई, और उसमें काफ़ी इनोवेशंस हुई, काफ़ी उसमें डेवलपमेंट आई। न्यू क्लासिकल पीरियड, और फिर ये इस तरह सारा
पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक, अब ऑनवर्ड यानी अब तक, शुरू से लेके एंड तक, जब हम फेज वाइज जब हम किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये डायक्रॉनिक स्टडी है। और डायक्रॉनिक स्टडी ही एक्चुअली क्या है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है। यानी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स स्टडीज द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एंड द फेजेस थ्रू विच अ लैंग्वेज पासिस। ठीक हो गया। यानी थ्रू हिस्ट्री जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, उसमें क्या चेंज आया, उसमें कैसे वर्ड्स यूज हुए। एक और बात कि डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज में हम दो पीरियड्स की लैंग्वेज को जब हम स्टडी करते हैं तो हम दोनों पीरियड्स की लैंग्वेज में डिफरेंस भी देखते हैं कि इस पीरियड में क्या चेंज आया, इस पीरियड में क्या कैसी लैंग्वेज यूज़ होती थी। लेकिन जो सिंक्रोनिक स्टडी होती है उसमें ऐसा नहीं होता। डायक्रॉनिक स्टडी को ही हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। होपफुली यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई वांटेड टू लेट यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ ब्रेन प्लास्टिसिटी। Brain plasticity is also called neuroplasticity. It is the ability of the brain to change its connections or rewire itself. Brain plasticity is the basis of learning and the brain repair after injuries. Without brain plasticity, any brain would be unable to develop from infancy to adulthood. इसका मतलब ये है कि लाइफ में अगर कोई इंसान परेशान है, किसी ने डिसहार्ट उसको कर दिया है, वो अपने फेलियर की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, या फिर उसको किसी और परेशानी का सामना हो रहा है, तो उसको क्या, लेकिन वो इस सूरत हाल में अपनी वर्थ को, अपनी पोजीशन को प्रूव भी करना चाहता है कि उसके अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर समथिंग स्पेशल है। तो इस सूरत में वो नहीं कर पा रहा, तो उसको ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ब्रेन प्लास्टिसिटी की ज़रूरत होती है। वो किस तरह से कि उसको अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं करेगा, ब्रेन प्लास्टिसिटी नहीं करेगा, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आएगा, तो वो फिर कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। उन्होंने यही लिखा है ना कि विदाउट ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी ब्रेन वुड बी अनेबल टू डेवलप फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। यानी हम अपनी वर्थ को, हम अपनी एबिलिटीज़ को, हम अपनी स्पेशलिटीज़ को कभी भी प्रूव नहीं कर सकते विदाउट ब्रेन प्लास्टिसिटी। ओके, पॉजिटिविटी के साथ ही एक इंसान आगे बढ़ सकता है। दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर। First of all, these terms were introduced by Noam Chomsky. According to Chomsky, deep structure refers to conceptual thoughts, ideas, and meanings in human mind. Deep structure is abstract and deeply lies in the mind, whereas surface structure refers to syntactic patterns we use to represent deep structure. It is also pronounced in the form of an utterance that is made up of meaningful linguistic unit. Let's understand with an example. There is a sentence, the robber killed the woman. This sentence is organized with meaningful linguistic units. That's why this sentence conveys a meaning to us. And this sentence is the surface structure. But the sentence also says some other realities that are hidden in our mind and that we human beings can understand because of our ability to understand. And that hidden reality in the sentence is that the woman was an innocent, the woman was weak, and the second possible hidden reality is this: the robber was an evil person. That's it. That is the deep and surface structure. Fifth one is what is difference between descriptive and prescriptive linguistics. Descriptive linguistics describes how language is used, while prescriptive linguistics explains how language should be used by the speaker. It is concerned with the correct usage of language norms to be followed by the speakers of that language. According to descriptive linguistics, it is concerned with the usage of language without reference to norms or correctness. Sixth question is how language is a system of systems.
Language is a system of systems as it is organized into two basic systems, a system of sounds and a system of meanings. Sounds join to form meaningful words which further combine to make phrases and sentences. Various linguistic elements are combined in systematic ways to produce meaningful sequences. This systematic organization makes a language system of systems. यानी लैंग्वेज के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम ऑफ साउंड और दूसरा सिस्टम ऑफ मीनिंग। लैंग्वेज के जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स कन्वेंशंस, तो उससे जो वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं उनके साथ एक पार्टिकुलर मीनिंगफुल मीनिंग अटैच ज़रूर होता है। इसके अलावा इन्हीं साउंड्स के साथ हम ऐसी कम्बिनेशन बना सकते हैं जिनकी जो कोई मीनिंग नहीं रखती, जैसे कि ईयर के अलावा मैं क्या कम्बिनेशन बना सकती हूँ, REA रिया, या फिर मैं बनाऊँ RAE राई। तो ये तो कोई वर्ड नहीं हुए। मतलब कहने का है कि हमने कम्बिनेशन तो बना ली लेकिन इसमें कोई मीनिंग हमें कन्वे नहीं हो रहा। तो हमने ऐसे वर्ड्स प्रोड्यूस करने होते हैं, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को कंबाइन करके ऐसे वर्ड्स प्रोड्यूस करने होते हैं जो हमें प्रॉपर और पार्टिकुलर और मीनिंगफुल मीनिंग कन्वे मस्ट करें। जब हम इस तरह से कम्बिनेशन करने के बाद वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो वर्ड्स हमें मीनिंग प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं वर्ड्स को फिर हम फर्दर कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उससे फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस के बाद सेंटेंसेस, और इस तरह हमारा पूरा जो सरफेस स्ट्रक्चर बन जाता है जो हमें मीनिंग कन्वे करता है। जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहें, आइडिया, कंसेप्ट या कुछ भी हम अपने इमोशंस को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना चाहें, वो हम अपने सेंटेंसेस के थ्रू इस तरह से करते हैं। तो बात ये थी कि लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कैसे है। तो लैंग्वेज इसी तरह से सिस्टम है, यानी जो वर्ड्स बनते हैं, जो फ्रेजेस सेंटेंसेस बनते हैं, उनको प्रॉपरली कुछ ग्रामेटिकल कन्वेंशंस, रूल्स और पैरामीटर्स के थ्रू ही हम बनाते हैं, और इस तरह से वही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो लैंग्वेज को सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बना देती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशंस। Syntagmatic relationship is horizontal relationship among different words of a sentence. For example, she can go. Paradigmatic relationship is a vertical relationship that exists among the words belonging to the same grammatical class that may be substituted one another. यानी एक सेंटेंस है she can go, he will run. अब she can go इस सेंटेंस में जो 3 वर्ड्स हैं she, can एंड गो, इनके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है उसे हम सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। और इन तीनों सेंटेंसेस में देखते हैं शी, ही, आई, ये सेम ग्रामेटिकल क्लास से बिलोंग करते हैं और इनको हम एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वर्टिकल रिलेशनशिप होता है उसको हम पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स आर दोज दैट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग रखते हों उनको हम फ्री मॉर्फीम्स कहते हैं। बाउंड मॉर्फीम्स कैन अकर ओनली इन कम्बिनेशन, जबकि बाउंड मॉर्फीम्स वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स के साथ मिलकर ही अपना मीनिंग देते हैं। दे गिव देयर मीनिंग व्हेन दे आर अटैच्ड विद अ फ्री मॉर्फीम, बात वही होगी। देयर फंक्शन कैन बी सीन इन द प्रोसेस ऑफ प्लूरलाइजिंग, एडजेक्टिवाइजिंग एंड वर्ब फॉर्मेशन। अब इनमें बाउंड मॉर्फीम्स कौन से हैं? नेशनल, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसमें नेशन जो है वो फ्री मॉर्फीम है, जबकि अल एक बाउंड मॉर्फीम है। अल को अगर हम सेपरेटली देखें तो इसका कोई मीनिंग नहीं, लेकिन जब मैंने इसको नेशन के साथ अटैच कर दिया तो ये अपना मीनिंग देने लग गया। गर्ल्स है, गर्ल फ्री मॉर्फीम है, एस लगा दिया साथ, एस जो है वो बाउंड मॉर्फीम है, जब एस को मैंने फ्री मॉर्फीम के साथ जोड़ दिया तो ये मीनिंग देने लगा। ग्रेटर, ग्रेटर में ई आर, वो भी बाउंड मॉर्फीम है। सही है, आपने बस ये समझना है कि जो
फ्री मॉर्फिम्स होते हैं उनके अपने मीनिंग्स होते हैं, बाउंड मॉर्फिम्स के अपने मीनिंग नहीं होते। उनका मीनिंग तभी कन्वे होता है जब वो दूसरे फ्री मॉर्फिम्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल है, ये नेशन इसमें क्या है, ये रूट है, यानी ये फ्री मॉर्फिम है। और इसमें जो इंटर और अल है, इंटर क्या है यहाँ प्रीफिक्स, अल जो है सफिक्स। ठीक, तो क्या है कि इनको जब मैंने नेशन के साथ मिला दिया तो ये अपना मीनिंग देने लगे। यहाँ इंटर और अल क्या है, बाउंड मॉर्फीम्स हैं। ठीक, फ्री मॉर्फीम्स इंडिपेंडेंटली मीनिंग रखने वाले वर्ड्स, और बाउंड मॉर्फीम्स जिनका अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, उनका मीनिंग तभी कन्वे होता है जब वो दूसरे वर्ड्स के साथ, दूसरे फ्री मॉर्फीम्स के साथ अटैच होते हैं। लास्ट वन है जी, डिफरेंस बिटवीन लेक्सिकोग्राफी एंड लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी कहते हैं डिक्शनरी को राइट करना, एडिट करना और कंपाइल करने की प्रैक्टिस, स्किल या प्रोफेशन। ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का एरिया भी होता है दैट फोकसेस ऑन द कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरीज एज वेल एज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस फाउंड इन द लेक्सिकॉन। अब वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस फाउंड इन द लेक्सिकॉन का क्या मतलब है? लेक्सिकॉन की डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं कि लेक्सिकॉन क्या है। लेक्सिकॉन इज अ कैटलॉग ऑफ वर्ड्स एंड टर्म्स दैट आर स्टोर्ड इन अ स्पीकर्स माइंड। द लेक्सिकॉन consists of words and bound morphemes. Bound morphemes का मैं पहले बता चुकी हूँ, which are parts of words that can not stand alone like affixes. लेक्सिकॉन वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। उन मॉर्फीम्स, उन वर्ड्स, उन टर्म्स के दरमियान क्या वेरियस टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, किस तरह से डिक्शनरी में इन वर्ड्स का रिलेशन एडिट करना होता है, राइट करना होता है, ये सब हम पढ़ते हैं लेक्सिकोग्राफी के अंदर। आप समझ लीजिए कि लेक्सिकोग्राफी इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। जबकि लेक्सिकोलॉजी क्या है? लेक्सिकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ वोकेबलरी इन अ लैंग्वेज। इट स्टडीज द प्रिंसिपल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, मोर ओवर इट स्टडीज सेमेंटिक रिलेशंस इन लैंग्वेज। सेकेंड डेफिनेशन है, लेक्सिकोलॉजी इज अ साइंस आर सेट ऑफ थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्रोडक्शन ऑफ अ डिक्शनरी. इट डील्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ड्स एंड द वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज. थर्ड डेफिनेशन है, लेक्सिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लेक्सिकॉन. वही बात आ गई ना कि लेक्सिकॉन के स्ट्रक्चर की स्टडी को लेक्सिकोलॉजी कहते हैं। यानी हम किसी भी लैंग्वेज में जो उसकी वोकैबुलरी होती है उसकी स्टडी करते हैं, उस लैंग्वेज के प्रिंसिपल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, और वो लिंग्विस्टिक यूनिट्स जो होते हैं उनकी क्या मीनिंग्स हैं, मीनिंग्स को स्टडी करते हैं। यानी हर वो चीज़ जो डिक्शनरी को लिखने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए यूज़ होती है ना, उसको हम उसकी स्टडी होती है लेक्सिकोलॉजी। ठीक है, और फिर उन वर्ड्स से, उन टर्म्स से जो डिक्शनरी हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन का तरीका, एडिट करने का तरीका, राइट करने का तरीका लेक्सिकोग्राफी में आता है। लेक्सिकॉन की डेफिनेशन भी है, लेक्सिकॉन इज अ कैटलॉग ऑफ वर्ड्स एंड टर्म्स दैट आर स्टोर्ड इन अ स्पीकर्स माइंड. The lexicon consists of words and bound morphemes. Bound morphemes already मैं बता चुकी हूँ, which are parts of words that cannot stand alone. यहाँ एक बात आपको बताती चलूँ कि PDF में जो ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है, लेकिन उसमें तीनों डेफिनेशंस लेक्सिकोलॉजी की ही हैं। उसमें लेक्सिकोग्राफी की डेफिनेशन मौजूद नहीं है, सो आपने वहाँ लेक्सिकोग्राफी की डेफिनेशन नहीं करनी, वहाँ पे सिर्फ लेक्सिकोलॉजी की डेफिनेशंस हैं। लेक्सिकोग्राफी की डेफिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर। एक क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग एंड पेरोल। इस क्वेश्चन को यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वेरी क्वेश्चन इन द वीडियो ऑफ पास्ट पेपर ऑफ लिंग्विस्टिक्स 2019 एंड 2020। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वीडियोस आप कैसे लेंगे। उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा 2018 में आने वाले
इन तमाम क्वेश्चंस को आप पीडीएफ की फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आखिर मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो को सब्सक्राइब भी कर दें। सो व्यूअर्स, इट्स हियर द एंड। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।